नमस्कार दोस्तों, मैं इतराज सिरोलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपन कक्षा 12 की बात करें। अब अगला चैप्टर अपन शुरू करने वाले हैं, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। अपन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र प्रकृति के बारे में पढ़ लिया पहले लेसन में। दूसरे लेसन में अपन ने पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियां। तीसरे लेसन में अपन ने पढ़ा था जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। चौथे लेसन में अपन ने पढ़ा था जनसंख्या संरचना के बारे में। आज पांचवें लेसन में अपन पढ़ने वाले हैं जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। दोस्तों, जनसंख्या किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा था? जनसंख्या कहा था। तो जनसंख्या का जो प्रवास है, प्रवास का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले बात करते हैं प्रवास की। प्रवास का मतलब क्या होता है? मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो कैसे परिभाषित करेंगे प्रवास को? तो दोस्तों, एक मानव समुदाय अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी एक मानव समुदाय का अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। दोस्तों, प्रवास के दो रूप मिलते हैं। प्रवास दो रूपों में होता है। प्रवास दो रूपों में होता है। दो रूप कौन कौन से हैं? पहला उत्प्रवास, दूसरा आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास दो रूपों में जो है प्रवास वह संपन्न किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का जो प्रवास होता है, जिसे जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहा जाता है। यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, उसे जनसंख्या क्या कहते हैं? स्थानांतरण भी कहते हैं। बस वही प्रवास का ही एक जनसंख्या स्थानांतरण भी एक रूप है, जिसको दो रूपों में अपन पढ़ते हैं, उत्प्रवास तथा आप्रवास। ध्यान से देखना दोस्तों, उत्प्रवास किसे कहते हैं? उत्प्रवास। उत्प्रवास दोस्तों ध्यान से सुनना परिभाषा। स्थानांतरण या प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें मानव या मानव समुदाय एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिस स्थान को वो छोड़कर जाते हैं वहां के निवासियों के लिए उत्प्रवासी होते हैं। मतलब मानव के द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाया गया, जिस स्थान को वह छोड़ के गया तो वहां के निवासियों के लिए क्या हो गया? उत्प्रवासी हो गया। जैसे मैं जयपुर से जोधपुर गया, जयपुर से गया जोधपुर, तो जयपुर के लोगों के लिए क्या हो गया? मैं उत्प्रवासी हो गया। जयपुर के लोगों के लिए मैं क्या हो गया? उत्प्रवासी। यानी मैं जयपुर को छोड़कर कहां चला गया? जोधपुर चला गया। जिस स्थान को छोड़ के गया वहां के लोगों के लिए मैं क्या हो गया? उत्प्रवासी हो गया। अब बात करते हैं आप्रवास की। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मानव या मानव समुदाय एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिस स्थान पर वे जाते हैं वहां के निवासियों के लिए वे क्या कहलाते हैं? आप्रवासी कहलाते हैं। मतलब जयपुर से जोधपुर गया, जयपुर वालों के लिए तो मैं हो गया क्या? उत्प्रवासी। जहां गया वहां के लोगों के लिए मैं क्या हो गया? आप्रवासी। मतलब स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है। जिस स्थान को छोड़कर वह जाता है वहां के निवासियों के लिए तो क्या हो गया? उत्प्रवासी। लेकिन जिस स्थान पर वह जाता है वहां के निवासियों के लिए क्या हो गया? आप्रवासी। तो ये दो रूप है जो प्रवास के मिलते हैं, उत्प्रवास तथा आप्रवास। दोस्तों, प्रवास मुख्यतः देश या महाद्वीप, एक देश या महाद्वीप से दूसरे देशों या महाद्वीपों की तरफ होता है। यानी दोनों के मध्य होता है। एक देश से दूसरे देश भी हो सकता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भी हो सकता है। इस आधार पर प्रवास को दो भागों में बांटा गया है। प्रवास को दो भागों में यानी दो प्रकारों में बांटा गया है।
दो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? दो प्रकारों में बांटा गया है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। पहला अंतरराष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतर्देशीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। प्रवास को दो भागों में बांट दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रवास को बाह्य प्रवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रवास। तथा अंतर्देशीय प्रवास को आंतरिक प्रवास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तो अंतरराष्ट्रीय है, यानी दो राष्ट्रों के मध्य एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तरफ जाता है तो वो बाहर अपने राष्ट्र से कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है, तो यह है बाह्य प्रवास। अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही विभिन्न राज्यों के मध्य जो होता है वह अंतर्देशीय व्यापार अंतर्देशीय प्रवास होता है, जो आंतरिक यानी देश के भीतर ही किया जाता है, इसलिए इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। तो अब बात करते हैं प्रवास के प्रकारों की। प्रवास के दो प्रकार हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास तथा अंतर्देशीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास दोस्तों कौन सा होता है? जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के मध्य लोगों का जो स्थानांतरण होता है वह अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश के मध्य जो स्थानांतरण होता है लोगों का, वो क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रवास किन किन कारणों से हो सकता है, यानी इस अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारण कौन कौन से हैं? तो इसके कारण है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या प्रवास करते हैं। दूसरा जो एक बड़ा कारण और है रोजगार की तलाश। रोजगार की तलाश, जिसके चलते लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास करते हैं, एक देश से दूसरे देश में रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं या स्थानांतरण करते हैं, जिनके कारण स्थानांतरण करते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। यह प्रवास एक देश के विभिन्न राज्यों, एक देश के विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। विभिन्न राज्यों के मध्य जो लोगों का स्थानांतरण होता है वह होता है अंतर्देशीय प्रवास। यानी एक देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो लोगों का स्थानांतरण होता है, जो आवागमन होता है, वह क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। इसे अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहते हैं। इस प्रकार के प्रवास के दो रूप मिलते हैं। इसके दो रूप मिलते हैं। जो अंतर्देशीय प्रवास है उसके दो रूप मिलते हैं। अंतः प्रांतीय, पहला है अंतः प्रांतीय प्रवास तथा दूसरा है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास, ये दो तरह के रूप इसके मिलते हैं, अंतः प्रांतीय तथा स्थानीय प्रवास। अंतः प्रांतीय प्रवास कौन सा होता है? यह देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाला प्रवास है। देश के विभिन्न भागों के मध्य होने वाला प्रवास है। भारत में स्वतंत्रता के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य लोगों को आकर बसना ही किसका रूप है? अंतः प्रांतीय का रूप है। फिर है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत के विभिन्न हिस्सों में होता है। जैसे मैं सीकर का रहने वाला हूँ, सीकर नीम का थाना मेरा गांव है, तो मैं सीकर से या नीम का थाना से सीकर या सीकर से नीम का थाना चला गया, तो ये जो मेरा प्रवास है वह प्रांतीय प्रवास के रूप में जाना जाएगा। यह गांव से शहरों की ओर भी हो सकता है और शहरों से गांवों की ओर भी हो सकता है, जिसका जो प्रमुख कारण है वह है उच्च शिक्षा व रोजगार की तलाश।
जिसका सबसे प्रमुख कारण है गांवों से लोग शहरों की ओर आते हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए या रोजगार प्राप्ति के लिए। ये था स्थानीय प्रवास, यानी स्थानीय लेवल पर लोग आते हैं। उसमें एक देश के विभिन्न भागों के अंदर लोग जाते थे, यहाँ एक ही प्रांत के विभिन्न हिस्सों में लोग जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों प्रवास के परिणामों की। प्रवास के परिणाम, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं प्रवास के, क्या क्या प्रभाव उसके पड़ते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों जनसंख्या का जो असंतुलित होना है, अर्थात जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जो जनसंख्या है वहां तो कमी आती है, लेकिन जहां जाकर वे बसते हैं वहां की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब प्रवास के कारण जो जनसंख्या है वह क्या होती है, असंतुलित होती है। जैसे एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिस स्थान से वो जाते हैं वहां की संख्या में तो क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, लेकिन जिस स्थान पर जाकर वे बसते हैं वहां की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जो भी किसका प्रमुख परिणाम है, प्रवास का परिणाम है। तो क्या हो जाती है, जनसंख्या में कमी या बढ़ोतरी। परिणाम पहला क्या है, जनसंख्या में या तो कमी आती है या क्या हो जाती है, बढ़ोतरी आ जाती है। यानी ये जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं वहां की जनसंख्या में तो कमी, लेकिन जिस स्थान पर वे जाते हैं वहां की जनसंख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। अब देखते हैं प्रवास का दूसरा जो परिणाम है वह क्या है। प्रवास के कारण संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज व परंपराओं का भी जो स्थानांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक देश से दूसरे देश जब लोग जाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं तो वहां की बोली, उनके रंग ढंग, उसके चाल ढाल, पहनावा, विभिन्न तरह के जो रीति रिवाज व संस्कृतियों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तीसरा जो प्रभाव वह है प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र की संस्कृति धीरे धीरे क्या होती है, परिवर्तित होने लगती है। तो संस्कृति क्या होती है, परिवर्तित होती है। दोस्तों आज हमारे खुद की बात करें तो आज हमारी जो पहनावा है उसमें जो बदलाव है वह किसका बदलाव मानते हैं, पश्चिमी संस्कृति का बदलाव मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं। क्यों, क्योंकि विदेशी संस्कृति के लोग अपने भारत आए और उनसे हमने उनका जो है उनका रहन सहन है, पहनावा है, उनका क्या किया, हमने अनुसरण किया, तो हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे क्या होने लगी, परिवर्तित होने लगी। अर्थात अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संस्कृति का परिवर्तित होना इसका सबसे बड़ा क्या मानते हैं, उदाहरण मानते हैं। आगे जो परिणाम है प्रवास का उसके बात करें दोस्तों, प्रवास के कारण जनसंख्या, दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि की समस्या बढ़ती है। जनसंख्या, दबाव, बेरोजगारी आदि की क्या बढ़ती है, आदि की समस्याएं बढ़ती है। एक देश से लोग जब दूसरे देश में जाकर रहने लग जाते हैं तो वहां के लोगों का रोजगार कौन ले लेते हैं, जो लोग जाते हैं वो ले लेते हैं। मतलब किसी न किसी रूप में वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनका रोजगार उनसे छिन जाता है या कम लोग उनका रोजगार प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे देश से जो लोग आते हैं वो रोजगार प्राप्ति के लिए जाते हैं और वो रोजगार करने लग जाते हैं। तो इससे ये जो समस्या है जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याओं की क्या हो जाती है, पैदा होने लगती है। आगे अगला जो परिणाम है उसकी बात करें तो दोस्तों, प्रवास के कारण लोगों की कार्य कुशलता, किसकी, लोगों की कार्य कुशलता, लोगों की कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों का आर्थिक संसाधनों का विदोहन से उन देश या
स्थान का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाता है। मतलब लोगों की कार्य कुशलता तथा तकनीकी ज्ञान के कारण जिन क्षेत्रों में वे लोग जाते हैं, वहां के जो क्षेत्र होता है, वहां के आर्थिक संसाधनों का विदोहन होने से उस देश का जो स्थान है वह आर्थिक रूप से ऊंचा उठ जाता है। जिस प्रकार, जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते इस बात को, जैसे यूरोपीय जो लोग थे उनके जाने से अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित राष्ट्र बन गए। मतलब जो यूरोप से जो लोग हैं वो कहाँ गए, अमेरिका गए, और दक्षिण अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां जाकर वे बसने लगे। तो वहां का जो आर्थिक विकास है वो यूरोपीय लोगों की देन ही मानी जाती है, कि उनकी वजह। बात करते हैं दोस्तों मानव विकास की। मानव विकास के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं ताकि आपकी आसानी से इन्हें समझने में जाएगी। दोस्तों विकास जो होता है वह किसी भी राष्ट्र का हो, वह उसकी उन्नति तथा प्रगति का प्रतीक होता है। विकास का अर्थ न केवल वृद्धि से, विकास का अर्थ न केवल वृद्धि से है, बल्कि किसी भी क्षेत्र में हुए उत्तरोत्तर तथा लगातार होने वाले परिवर्तन से होता है। विकास जनसंख्या में आए गुणात्मक परिवर्तन का क्या है, प्रतीक होता है। धरातल पर मिलने वाली समस्त जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। मानते हैं कि मानव सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विकास की प्रक्रिया में अपने आप को क्या किया है, आगे बढ़ाया है। अर्थात मानव जनसंख्या व संसाधनों के उचित समायोजन के आधार पर मानव अनेक विकासात्मक योजनाएं बनाता है, अनेक विकासात्मक योजनाएं बनाता है। किसके आधार पर, मानव जनसंख्या व संसाधनों के उचित समायोजन के आधार पर क्या बनाता है, विकासात्मक योजनाएं बनाता है। किसी भी प्रदेश में लगातार वृद्धि विकास का प्रतीक नहीं होती है। यानी मान लो किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में लगातार किसी चीज में वृद्धि हो रही तो वो विकास का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि वृद्धि के साथ साथ लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो विकास का प्रतीक होती है। यानी किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है तो उसको अपन विकास नहीं कह सकते। मान लो किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है तो क्या वो विकास का प्रतीक है, नहीं, वह विकास का प्रतीक नहीं है। अगर उस बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है, सुख सुविधाएं बिल्कुल पूरी पर्याप्त रूप से मिल रही है तो वो विकास का प्रतीक है। जैसे किसी क्षेत्र में मान लो जनसंख्या 1 लाख है? कितनी है, 1 लाख, जो एक समय अवधि में दुगुनी हो जाती है। मतलब एक कुछ समय के बाद, मान लो 1 साल के बाद वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, जो कि वृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वृद्धि का, न कि विकास का। जनसंख्या 1 लाख से 1 साल में 2 लाख हो गई, क्या हुई, वृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन यदि उसी क्षेत्र में आवास, मूलभूत सेवाएं, रोजगार के अवसर व अन्य जो सेवाएं हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी कर दी जाए, वो विकास का प्रतीक होगी। मतलब विकास गुणात्मक होता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि मात्रात्मक होती है, उसको मापा जा सकता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। मान लो पहले मैं 5 साल का था तो मेरी हाइट थी 3 फुट, अब मैं 28 साल का हूं, मेरी हाइट है 6 फुट। क्या है, वृद्धि हुई या विकास हुआ, वृद्धि। क्यों, हाइट में वृद्धि हुई, इसको मैं माप सकता हूं, 3 फीट से कितनी हो गई, 6 फीट हो गई। क्या विकास का प्रतीक है, नहीं। विकास क्या है, विकास हमेशा गुणात्मक होता है। मेरे रहन सहन, चाल ढाल में अगर समय के साथ, पहले मैं बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का था, लेकिन आजकल बहुत नॉर्मल बिहेवियर मैं लोगों के साथ करता हूँ, बड़े छोटे का मान सम्मान करता हूँ, किसी के साथ सही ढंग से बात करता हूँ, ये मेरे विकास का क्या है, प्रतीक है। मतलब मेरे में विकास हुआ है, न कि वृद्धि हुई है। अपन देखते हैं मानव विकास की संकल्पना, कि मानव विकास की संकल्पना क्या है।
मानव विकास की संकल्पना। दोस्तों मानव विकास की संकल्पना के रूप में पहली बार प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे कौन, महबूब उल हक। महबूब उल हक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। कौन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन यानी जो मानव विकास की जो संकल्पना है उसके बारे में सबसे पहली बार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा अमर्त्य सेन ने इसकी अवधारणा का क्या किया, प्रतिपादन किया। किसकी अवधारणा का, मानव विकास की संकल्पना की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने, महबूब उल हक तथा अमर्त्य सेन ने। और बताया कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में क्या लाता है, सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इसमें सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। क्या कहते हैं महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है और उनके लिए विकल्पों में क्या करता है, वृद्धि करता है। इन सभी प्रकार के जो विकास हैं, इन सब का जो केंद्र बिंदु है वह कौन होता है, मानव। अब बात करते हैं मानव विकास के घटक। मानव विकास के कौन कौन से घटक हैं? तो मानव विकास के 4 घटकों के बारे में बताया गया है। पहला घटक है समता। पहला घटक है समता। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता। तीसरा जो घटक है वह है उत्पादकता। उत्पादकता। और चौथा जो घटक है वह है सशक्तिकरण। 4 घटक हैं मानव विकास के। 4 घटक, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के घटकों को बताइए। तो 4 घटक हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। अब बात करते हैं दोस्तों मानव विकास सूचकांक की। क्या होता है मानव विकास सूचकांक? इसको शॉर्ट में HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है HDI? तो दोस्तों एक संस्था है UNDP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के द्वारा प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जो क्या होता है HDI। मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तैयार किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा किया जाता है। इसका जो सबसे पहले जो प्रकाशन है, प्रकाशन सबसे पहले कब किया गया, 1990 में। मतलब पहली जो इसकी रिपोर्ट है वह कब आई, 1990 में प्रकाशित की गई। उसमें बताया कि विकास, क्या बताया है, विकास मात्र आय व पूंजी में वृद्धि करना, आय व पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि आय व पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि मानव की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक HDI UNDP के द्वारा प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, HDI कहते हैं। यह प्रतिवेदन सबसे पहले 1990 में प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया कि विकास मात्र आय व पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि मानव के कार्य करने की क्षमता में भी क्या करना है, वृद्धि करना है। यानी विकास का मतलब ये नहीं कि लोगों में पैसे और पूंजी की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर जाए, बल्कि उनके कार्य करने की क्षमता है उसमें भी क्या होनी चाहिए,
वृद्धि होनी चाहिए। यही विकास की सही जो परिभाषा है यूएनडीपी के अनुसार यही है कि विकास मात्र आय व पूंजी में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि मानव के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करना है। दोस्तों, मानव विकास का जो प्रारूप है वह वर्ष 2013 की जो मानव विकास रिपोर्ट थी, एसडीआई की जो रिपोर्ट थी 2013 की, उसके अनुसार 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की क्या की गई थी, गणना की गई थी। 186 देशों के लिए कब 2013 में 186 देशों के लिए मानव विकास की क्या की गई थी, गणना की गई थी, जिनको 3 आधारों में इसको या 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। उन श्रेणियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के प्रारूप की विभिन्न श्रेणियों की। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो सबसे पहली जो श्रेणी है वह है उच्च मानव विकास की श्रेणी। उच्च मानव विकास श्रेणी, उच्च मानव विकास श्रेणी। दोस्तों, जो मानव विकास है वह अनेक 3 श्रेणियों में बांटकर उनका जो मानव के विकास का जो आकलन है वह किया जाता है। जैसे अपन ने बात की कि 2013 के अनुसार 186 देशों की जो मानव विकास रिपोर्ट है वह तैयार की गई थी, जिसको 3 श्रेणियों में उसके अनुसार बांटा गया है। सर्वाधिक यानी उच्च मानव विकास की श्रेणी, मध्यम मानव विकास की श्रेणी और निम्न मानव विकास की श्रेणी। इसमें जो मान होता है दोस्तों वह 0 से 1 के बीच में एक मान रख दिया जाता है। 0 से 1 के जो 1 के जितना करीब होगा वह राष्ट्र उतना ही क्या माना जाएगा, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाएगा या उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखा जाएगा। और यानी जो मान है वह 0 से 1 के बीच में होता है। जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र का मान 1 के जितना नजदीक होता है वह राष्ट्र उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात वह विकसित राष्ट्रों की लगभग श्रेणी में आ जाता है। इस आधार पर अपने 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे है उच्च मानव विकास श्रेणी, जिसका जो मान है वह है 0.71 से अधिक वाले, 0.71 से अधिक। तो दोस्तों, उच्च मानव विकास जो श्रेणी है उसके अंतर्गत कुल जो विश्व के है वो 94 देशों को इसमें शामिल किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया है? 94 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इस समूह में देशों में मानव विकास है वह क्या हुआ है, सर्वाधिक मानव विकास हुआ है। जो मानव विकास है वह इन देशों में क्या हुआ है, सर्वाधिक हुआ है। मानव विकास सर्वाधिक हुआ है। विश्व के सभी विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं। कौन से? सभी विकसित राष्ट्र इसमें शामिल है। सभी विकसित राष्ट्र इसके अंतर्गत यानी उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, स्वीडन, इटली आदि सभी जो राष्ट्र है वह किसकी श्रेणी में आते हैं, उच्च मानव विकास की श्रेणी में इनको रखा गया है। अब दूसरी बात करते हैं मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी है, इसका मान है 0.5 से 0.7 तक। 0.5 से 0.7 के मध्य या 0.7 तक। इसके अंतर्गत दोस्तों 47 देशों को, विश्व के 47 देशों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कितने देशों को? 47 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ये सभी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। कैसे राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं? विकासशील राष्ट्र है। सभी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। ये सभी विकासशील देश हैं वो कौन कौन से हैं? चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कौन कौन से? चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
ये जो सभी विकासशील जो राष्ट्र हैं उनको इस श्रेणी के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब बात करते हैं तीसरी, निम्न मानव विकास। निम्न मानव विकास श्रेणी। निम्न मानव विकास श्रेणी, इसमें जो मान है वह रहता है 0.5 से कम, 0.5 से कम। इसमें 33 देशों को शामिल किया गया है। इसमें 35 देशों को इस श्रेणी के अंतर्गत, विश्व के 35 देशों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये विश्व में निम्नतम मानव विकास इन देशों में हुआ है। यानी निम्न विकास के जो देश है, मानव का जो निम्न विकास है वह इन देशों में हुआ है। कौन से देशों में? जो देश निम्न मानव विकास श्रेणी में आने वाले हैं। तो कौन कौन से देश हैं? सबसे जो बड़ा है इसमें है अफ्रीका महाद्वीप। संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप को इस श्रेणी में रखा गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं सभी इसके अंतर्गत शामिल है, जैसे कांगो, चाड, सूडान, गिनी, नाइजर, जाम्बिया, म्यांमार, नेपाल, इथोपिया, अफगानिस्तान, खांडा, ये सभी जो राष्ट्र है उनको निम्न मानव विकास सूचकांकों की श्रेणी में रखा गया है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। मानव विकास सूचकांक का जो प्रारूप है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उच्च मानव विकास की श्रेणी, मध्यम मानव विकास की श्रेणी और निम्न मानव विकास की श्रेणी। उच्च मानव विकास की जो श्रेणी है उसका जो मान है, मतलब 0.71 से अधिक वाले जो, जिनका जो मानव विकास सूचकांक है वह 0.71 से जो अधिक होता है वह उच्च मानव विकास श्रेणी के राष्ट्रों में शामिल किए जाते हैं, इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर विश्व के 94 देशों को शामिल किया गया है, जो जहां मानव का जो विकास है वह क्या हुआ है, सर्वाधिक हुआ है। सभी विकसित जो राष्ट्र हैं वह उच्च मानव विकास की श्रेणी में शामिल होते हैं, जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी, स्वीडन और इटली। अगर बात करें मध्यम मानव विकास श्रेणी की, तो इसका जो मान है वह कितना है, 0.5 से 0.7 तक की जो आंकड़ा है उसके जो इसके बीच में जो राष्ट्र आते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसमें विश्व के 47 देशों को शामिल किया गया है, जो सभी क्या है, विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। फिर बात करते हैं निम्न मानव विकास श्रेणी की। इसके अंदर 35 देशों को शामिल किया गया है। 0.5 से कम मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ जो मानव का विकास हुआ है निम्नतम हुआ है, सबसे कम जो मानव का विकास हुआ वह है इन देशों में हुआ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश है, जैसे सूडान, कांगो, चाड, नाइजर, गिनी, जाम्बिया, म्यांमार, नेपाल, इथोपिया, अफगानिस्तान, ये सभी इसके अंतर्गत निम्न मानव विकास श्रेणी में क्या किए गए, शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश, यानी जिसका एसडीआई मान सर्वाधिक मिलता है वो देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अपन ने उच्च मानव विकास श्रेणी में पढ़ा था कितना, 0.71 से अधिक एसडीआई जिन देशों को मिलता है वह किसमें शामिल किए जाते हैं, उच्च मानव विकास श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो उसमें सभी विकसित राष्ट्रों को इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो जितने भी विकसित राष्ट्र है वह सर्वाधिक जो मानव विकास श्रेणी है उसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉर्वे। नॉर्वे है मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, जो है 0.955। ठीक है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है 0.938, 0.938। उसके बाद यूएसए 0.937। तो ये 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले हैं। नॉर्वे 0.955, ऑस्ट्रेलिया 0.938, यूएसए 0.937। अब बात करते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, यानी कम मानव, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश, यानी जिनका एसडीआई निम्न मिलता है, वो देश कौन कौन से हैं।
कौन कौन से? 4, यानी जो अफ्रीका के 2 देश है वे ही इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चाड, कांगो, माली, चाड, कांगो, माली, नाइजर, ये सभी इसमें शामिल किए हैं। चाड और कांगो ये दोनों देश हैं, वहां मानव विकास है वह सबसे कम मिलता है, इसका है 0.340 तथा कांगो और ये इनका निम्नतम मानव विकास सूचकांक मिलता है। अब बात करें भारत की कि भारत में मानव विकास सूचकांक की स्थिति क्या है। तो दोस्तों भारत को मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में रखा था हमने। किसमें रखा था? मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में रखा था, जिनका कितना तय किया था, कितना होना चाहिए मानव विकास सूचकांक? 0.5 से 0.7 तक, उसको मध्यम में शुरू किया था और उसमें अपने उदाहरण में लिखा भी था क्या? भारत। तो भारत है वह मध्यम मानव विकास सूचकांक वाली श्रेणी में आता है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। केरल सर्वोच्च स्थान पर, सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक है भारत में वह किसका है? केरल का है 0.700। केरल का सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक है वह है केरल का है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आदि राज्य आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं वो सबसे कम मानव विकास यानी निम्न मानव विकास श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। 186 देशों में अगर भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वह कौन सा है? 138वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 138वां। कितने देशों में? 186 देशों में जो भारत का स्थान है वह है 138वां स्थान है। भारत में सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य है वह कौन सा है? केरल 0.700। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब का नाम आता है। अगर निम्न मानव विकास वाले देखें तो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसमें शामिल होते हैं। भारत का 186 देशों में स्थान कौन सा है? 138वां स्थान है। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।